से जरा हो इस समारोह में उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथियों का मंच सम्मानित अतिथियों का राजस्थान विधानसभा सचिवालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अंतःकरण से बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की जा रही है। आपसे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए सादर अनुरोध है। राष्ट्रगान। जय इस समारोह की पहली कड़ी समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा व समस्त सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण से विनम्र अनुरोध कृपया दीप प्रज्वलन कर समारोह का तुमसे इतनी वो चौकों का और जो मन का न छोटे का धन्यवाद माननीय आपके हम सम्मानित अतिथियों का स्वागत हृदय के से करते हैं। इस अवसर पर नन्हे गुणों को मंचस्थ माननीय अतिथिगण का स्वागत। सर्वप्रथम विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब से कि आप समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी को पूरा कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। ये नन्हे पौधे कदाचित और बदल के माध्यम से जीवन के दुर्घटनाओं का जीवन दर्शन करते हैं। अब मैं विनम्र आग्रह है माननीय श्री सीपी जोशी साहब कि आप माननीय श्री अशोक सिंह गहलोत को उनका आपसे पुनः विधानसभा
माननीय लोकसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर जोशी साहब का। अब विनम्र आग्रह माननीय सचिव राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी की आप श्री राजेंद्र जी राठौर माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः निवेदन कि आप चेयरपर्सन सीपीए मुख्यालय को पौधा भेंट कर श्री इयान ग्रेगर जी का आप पौधा भेंट कर स्वागत करते हैं। धन्यवाद माननीय श्री संयम लोढ़ा जी का। और अभी हमने नन्हे पौधे भेंट कर माननीय अतिथिगण का स्वागत किया और माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से अनुरोध करें। इससे पूर्व एक संक्षिप्त परिचय। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब मर्यादाओं और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए संकल्पित रहते हैं। आपने विधानसभा के प्रमुख नवाचारों के अंतर्गत संसद सदन की कार्यक्रम 5 सत्र तक पहुंचे इस हेतु राजस्थान विधानसभा का चैनल कार्य करवाया। यही प्रसारण ट्विटर हैंडल राज्य असेंबली के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया है। नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को संसद के कार्य में प्रशिक्षण हेतु प्रबोधन कार्यक्रम पर विभिन्न विषयों पर आधारित प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन आयोजित करवाए। आपने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति तथा आपसे अति विनम्रता व अतिथियों का आप स्वागत करने की मुख्य अतिथि लोकसभा के सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, राज्यसभा के उपसभापति उपसभापति विधान परिषद के सभापति उपसभापति उपस्थित सेक्रेटरीगण व राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्यगण विधायकगण उपस्थित भाई और बहन, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मुझे दोबारा अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्षों को सभापति का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिड़ला जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि जिनके कारण हम दो राजस्थान में आप लोग सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्य काम है प्रमोट डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इसी का हम सम्मेलन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। मैं आज सुबह माननीय अध्यक्ष जी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड कर रहा था तो मैं माननीय का ध्यान आकर्षित किया कि इंडियन रीजन की जो बड़ी कॉन्फ्रेंस डिस्कशन है उसके एम से ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने उस समय भी करना चाहता हूँ। वन ऑफ द एम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड डिसेमिनेट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल aspects of parliamentary democracy with particular reference to all branches of judiciary. मैंने इस देश को हमारे साथियों मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है राजस्थान और प्रदेश में आजादी के बाद रियासतों को
उसमें जिस तरह का और प्रभावशाली से काम करते हैं उसमें कुछ कमी आती है। इसलिए आशा करता हूँ कि आप जब चर्चा करेंगे तब CPA के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त कर सकें। हम सब जो लोग जिनको उत्तर दिया को मिला है जनतंत्र में विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष सभापति पद का, वो अपनी गरिमा को उपस्थिति से इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। माननीय बिरला जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके कारण के आज अपना आयोजन कर सके। मैं CPA के जो चेयरपर्सन है उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे साथी राजनीति राठौर सहजी राठौर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उस कार्यक्रम से विनम्र आप कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्री राजेंद्र जी राठौर, राष्ट्रीय संसदीय संघ के इस नवे सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हमारे अपने इस देश के सर्वोच्च सदन के अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, और जिनकी सक्रियता के कारण ये दूसरा CPA का सम्मेलन यहाँ हो रहा है, ऐसे हमारे गतिशील विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी और CP भाई संयम जी, देश भर से आए हुए विभिन्न विधानसभाओं के सम्मान्य अध्यक्षगण, पीठासीन अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में भागीदार डाले गए विधायकगण, ये राजस्थान की धरती, ये मेवाड़ की धरती, ये स्वाभिमान की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है। इस धरती के आज देश भर के पीठासीन अधिकारियों का हमारे अध्यक्षों का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी को, नए रूप से रूबरू हुए और इस विधानसभा के सत्र में कोई ऐसा सत्र नहीं मिला जिसके अंदर CPA के मंच पर हमने देश के लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के विचार नहीं सुने। और निश्चित तौर पर जब आज इस संसदीय लोकतंत्र को, सुशासन को और किस प्रकार हम उन विचारों को जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय में अपने विचारों में रखा था, उनको किस प्रकार संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से मजबूत करें, उस पर विचार हो रहा है। और निश्चित तौर पर आज हम सब लोग विधानसभा करने वाले आज हमारे राज्यपाल इसलिए स्मरण कर रहा हूँ, उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक अहम भूमिका निभाते हुए 15वीं विधानसभा में एक सकारात्मक दृष्टि से पक्ष और प्रतिपक्ष के रिश्तों को मजबूत करने का काम किया। अध्यक्ष, हमें इस बात का भी गर्व है, आज हिंदुस्तान के दोनों उच्च दल, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर जो सदारत कर रहे हैं, सभापतित्व कर रहे हैं, वो हमारी राजस्थान की विधानसभा से निकले थे सम्माननीय ओम जी बिरला और जगदीश जी धनखड़ है। तो ये धरती भैरव सुधीर शेखावत की धरती है। मैं कह सकता हूँ कि संसदीय परंपराओं को और संसदीय के साथ हमेशा प्रदेश के हित में अपने राजनीतिक विचारों से अलग हटकर उन्होंने एक नई दिशा दी थी। आज वो हमारे सबके लिए अपूर्णीय है। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आप आए हैं, देश के अलग अलग स्थानों से आए हैं, आप रूबरू होंगे यहाँ उस इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राणा प्रताप की वीरता से। ये मीरा की धरती है, पन्ना भाई के बलिदान की धरती है। निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं तो लगता है कि राजस्थान एक तरह से विविधता को लिए हुई एकता का संदेश देता है। मैं इस अवसर पर इस बात को भी कहना चाहूंगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी रही, लोकतंत्र की गरिमा रही। ओम जी बिरला अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कोटा के अंदर वाणिज्य कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में एक साधारण परिवार से निकलकर हमारे साथ नारा लगाया करते थे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। आज लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी लोकतंत्र की
लोकप्रिय नेता है। निश्चित तौर पर जब हम चर्चा करते हैं और आज जब हम देखते हैं ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर वर्षों तक राज किया, आज उस ब्रिटानिया हुकूमत को जिसको हमारे देश के अंदर कभी कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी सत्ता का असर नहीं होता, आज हमारे भारत के मूल के ऋषि सुनक वहां का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां एक और हमने मुस्लिम की अर्थव्यवस्था को हरा करके आगे बढ़ने का काम किया। आज 1 दर्जन से ज्यादा देशों के अंदर, चाहे मॉरिशस हो, मलेशिया हो, पुर्तगाल हो, सुरीनाम हो, फिजी हो, गयाना हो, सिंगापुर हो, लेबनान हो, भारतीय मूल के लोग आज इस धरती से निकल कर अलग अलग जगह पर सदारत कर रहे हैं, वो अपने अपने अलग अलग देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारा संविधान जब बना, संविधान का जो हमारा मूल चरित्र था वो संघीय ढांचा था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अलग अलग दायित्वों को भी अच्छे। आज जब हम देखते हैं इस संघीय ढांचे के अंदर भी कई बार ऐसे प्रकरण आ जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार प्रकरण आया था राजस्थान की विधानसभा में, हम सब लोगों ने एक संकल्प इसलिए लेना पड़ा कि पंजाब ने 1981 में जो हमारा रिश्ते का पानी था उसको रोकने के लिए कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पंजाब की विधानसभा ने ली थी। एक बार हमने उसमें भी चर्चा की थी, जब हरियाणा ने हमारी यमुना क्या 1994 के समझौते के अनुसार जो पानी हमें मिलना चाहिए था, उस विधानसभा में चर्चा करके कहा कि राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा। ये बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं विकासशील अधिकारियों के साथ उस नीति निर्माण करने वाले विधानसभा लोकसभा के कार्य संचालन के लिए, तो निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के पहलू आते हैं, इस प्रकार के मौके आते हैं, तो चिंता की बात नहीं रहती है। इस अवसर पर आपको सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और जिसके लिए चिंता हमारे विधानसभा के अध्यक्ष अक्सर किया करते हैं, हमें विधान बनाने वाली सभाओं में जाते हैं और विधान बनाने का जब समय आता है तो हमारा पार्टिसिपेशन किस प्रकार का रहता है, किस कारण से कम रहता है, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। अभी हम सब लोग देख रहे हैं, जब से YouTube पर विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होना प्रारंभ हो गया, मैं अध्यक्ष एक विद्यालय के कार्यक्रम में गया, अचानक कुछ बच्चे खड़े हुए, वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे। एक बच्चे ने मुझे आकर कहा, हमने विधानसभा में आप लोगों को नारे लगाते हुए देखा था, मुझे महसूस हुआ कि विधानसभा का एक बैल जिसको हुआ कहते हैं, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई दुनिया के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग देखते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर सीपीए का एक सम्मेलन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। किस प्रकार हमारी विधानसभा के कार्य संचालन में एकरूपता है, किस प्रकार विधानसभा के अंदर विधान बनाने के अंदर सक्रिय भूमिका लोगों की है, किस प्रकार विधानसभा में जो बैठे हैं उनकी संख्या आगे बढ़े, किस प्रकार विधानसभा की समितियों को, जिन समितियों में बैठकर वो कारगर और धारदार हो, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप सबका स्वागत करते हुए आज लगता है तो पूरे देश की संस्कृति एक जगह पर आ गई, पूरे देश के संसदीय लोकतंत्र को बेखूबी से अपने अपने राज्य में संचालित विधानसभा अध्यक्षों को देखकर लगता है आज पूरे देश की अलग अलग संस्कृति को आज एक साथ आत्मसात कर रहे सभागृह में आप सबका तीनों की नगरी में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय के चेयरपर्सन श्री इयान लिडेन जी वर्ष 2001 से अब तक निरंतर ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं। आप अगस्त 2022 में सीपीए के चेयरपर्सन निर्वाचित हुए। आपसे अति विनम्रता के साथ आग्रह कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। श्री इयान लिडेन जी। Thank you very much. It's a problem not having instant translation when you're up here, but I think it's my turn. Mr. Speaker, Mr. Speaker, First Minister, Honourable Leader of Opposition, Speakers, colleagues, friends. I can't say how delighted as myself and the Secretary General, Mr. Stephen Twigg, are here to be at the 9th conference in India. This is a great
great privilege for us to be able to join you here and to be able to talk to you all about some of the things that are going on within the Commonwealth Parliamentary Association. The importance of India to the Commonwealth is enormous, as you can well understand. First of all, we have more speakers than most of the regions, but not only that, because of your enormous history, which we've heard about already today, not just first time in India in general, you are a crucially important part of what we do. Unlike most organisations in the world, the CPA is led by its members. It matters what you think and what you wish to do. Both myself and Stephen have made it abundantly clear, time after time, that it is crucial that we listen to you. You're talking about the digital age, which we've heard, and how important that is to good governance and to democracy. We've all got a lot to learn from India on that. And conversely, it's an issue which affects us all. The role of the CPA, I've always seen as being able to achieve good governance across the world. We're 56 countries now, we've gained 2. We're over 180 parliaments. We have, I think it's in the region of 17,500 parliamentarians. The population of the Commonwealth now is roughly 2.4 million people. We're one of the few organisations in the world that hand on heart say that everybody has a chance to take part. Parliamentarians are there because we've been elected to be there. And all of you are here in India know that more than anybody. Democracy can be fragile, but it's worth protecting and defending. And that's what the CPA, I believe, firmly believes. But we are a family. What matters to one matters to all. And we're talking about the CPA conference in Ghana, which is in roughly a month's time. And I hope to see many of you there, not just taking part as delegates, but also in the workshops. A chance to network with colleagues from around the world. A chance to learn maybe new ideas, but more importantly, give ideas, give thoughts on what is good and what is bad. Things we can all learn. One of the great things of being a parliamentarian, I found after 23 years, is you never stop learning. You continue to surprise yourself with what goes on, and that matters. But some of the successes, and I'm very grateful to Stephen for this, is the Assembly, the Academy, the Academy. This is an innovation which has started in the last few years, and it is to take young people. The age profile of the Commonwealth is very, very young, and that is what we want to encourage. The future of all of us is our youth. They are the young people across the world. And the Academy is crucial to be able to teach, to learn, the digital age. Many things that affect our colleagues across the world sometimes don't affect us, but we can impart that knowledge. Food security in Africa. Health, flooding, climate change in the Caribbean and the Pacific, the threat of terrorism, security in all parts of our world. The stuff that we can learn, the stuff that we can impart and put forward. And India has an enormous role to play in this. But we've also got the benchmarking of parliaments, which is self-benchmarking. There's no right or wrong. It is for parliaments to see how they see themselves in elections, and in helping them, any parliament, to be able to, not improve, but maybe have other ideas and thoughts of where they can go. Some countries have embraced it in different ways, and that is very, very encouraging. But also, I believe strongly the CPA is a resource centre. It's a resource centre because if we don't know the answer, somebody will. And in the CPA, UK, London, we international, we've always tried to make sure when people have questions, people need answers. We try to provide those, or we certainly try to put you in touch with people who can. And one of the great privileges for us, when I was Chief CPA Chairman UK,
and now international, was to welcome you all to London. I know many of you have been, we've had some lovely conversations about coming to workshops or coming to conferences or just coming to see us and say hello. And I think it's without a doubt one of the great blessings that we have in the CPA, that we all get on, we talk, we work together, and that is absolutely crucial. I would encourage India. I was very privileged in Assam last time, Mr. Speaker. Thank you for your hospitality. It was a great eye-opener for me in coming here to Rajasthan to learn more. Is crucial. India, this is your 9th conference. Please keep going. Have lots more conferences. It's great to get together. It's wonderful to compare notes, to compare ideas, to compare thoughts. Sometimes our failures and sometimes our successes. But they matter to all of us, because as parliamentarians, we're here to represent our constituents, our parliaments, the speakers, our countries, and obviously the interests which we hold dear. And we're all different, and that is important. I may just finish to say that in the UK and the CPA International, to encourage by all of you, and I'm incredibly grateful to India, and used to speak a lot about you have been incredibly kind for your time, the work you've put in, and I'm very grateful for that. But to all of you, the speakers, please, would you keep in touch with us? Would you keep the conversation going? We are always interested. We have a wonderful team based in London who will always be there to listen. Somebody will always be interested to hear. And that is why this family matters to us all. I did notice with interest His Majesty King Charles, who is the American head of the Commonwealth, said that he would put the Commonwealth at the very heart of his reign, as his mother did. And I think that is synonymous with somebody who realises that this is a very important family. Unlike the UN, we are led by parliamentarians. Unlike the IPU, we are led by parliaments and parliamentarians. Unlike every other organisation has said, our members are what matters to us. And that is all of you. And that is all of us. And working together, the CPA is going from strength to strength. And I am grateful beyond measure all the work and effort you all put into this, and especially the PPA, it is a great privilege for us. And now I thank you for the hospitality you've already had, and for laying this incredible conference on, and to have my chance to meet all of you with the Secretary General, and being able to talk to you about your matters. Sir, thank you very much for being here. Thank you very much, sir. आपका बहुत आभार, धन्यवाद। श्री हरिवंश जी अप्रैल 2014 से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रथम बार आप वर्ष 2018 में राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्वाचित हुए। वर्ष 2020 में दूसरी बार आप राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। आपसे अति विनम्र आग्रह, कृपया अपना संबोधन हमें प्रदान करें। श्री हरिवंश जी, उपसभापति राज्यसभा। माननीय स्पीकर लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी, चेयरपर्सन ऑफ द सीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी सभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, राज्य विधानमंडलों के माननीय पीठासीन अधिकारीगण, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सीपीए मिस्टर स्टीफन ड्रिक, सेक्रेटरी सीपीए राजस्थान माननीय श्री संयम लोढ़ा जी, महासचिव लोकसभा, सचिव राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के सचिवगण, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान मंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के 9वें कॉन्फ्रेंस के लिए एक बार पुनः माननीय सीपी जोशी जी, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सौजन्य से हम सब लोगों को एक बार फिर राजस्थान की ऐतिहासिक गौरवशाली धरती पर आने का सुअवसर मिला।
सीपीए का ये रीजन माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी के नेतृत्व में काफी सक्रिय रहा है, यह मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सीपीए राजस्थान शाखा अगर आप गौर करें तो अनेक इनोवेटिव प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, जाना जाएगा। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों में अनेक कार्यक्रम यहाँ हुए। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ने अलग अलग अवसरों पर भाग लिया। इस जनवरी में जयपुर में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हुआ। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्पीकर विधानसभा के परस्पर सहयोग से पुनः हम इस खूबसूरत शहर में हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी में अद्भुत व्यवस्था के लिए पुनः राजस्थान सरकार एवं विधानसभा अध्यक्ष के सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद। सीपीए कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए देश में बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। हम यहाँ विधायिकाओं के सीरियस चैलेंजेस पर आपस में डिस्कस करते हैं। विधायिका के काम काज पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। गुड गवर्नेंस के काम में इनोवेटिव आइडियाज को आपस में शेयर करते हैं। हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमेशा अपने महत्वपूर्ण सुझावों से, इंटरवेंशन से इस बहस को बहुत समृद्ध और हम सब के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय स्पीकर राजस्थान, इनका मैं खास तौर से पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस बार सम्मेलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय चुने गए हैं। पहला, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। पहला टॉपिक, हाउ टू मेक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट इन एनकरेजिंग गुड गवर्नेंस थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट। दूसरा, रोल ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इस टेक्नोलॉजी नेट एरा में यह इनविटेबल है कि हम सब गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंटरवेंशंस के बारे में हम सभी विधायिकाओं के लोग बहुत गंभीरता से आपस में परामर्श करें। दुनिया के आर्थिक विकास के इतिहास में विकासशील देश या जिन देशों ने विकसित होने का संकल्प लिया, विकसित होना चाहते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है। और आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी से संचालित है, उसमें यह रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत के पास तेज गति से आगे बढ़ने का एक अनूठा अवसर है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण विषय इस बार चुना गया है आपस में परामर्श के लिए। टेक्नोलॉजी ने पूरे गवर्नेंस को फास्ट, इंक्लूसिव, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अद्भुत मौका मानव इतिहास में दिया। मैं जब यहाँ बैठा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि आज से 50 वर्ष पहले इस मुल्क में बिहार आंदोलन हुआ। माननीय पूरे जी बैठे हैं, चौधरी जी और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उसमें भागीदार रहे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ। इन दोनों बड़े आंदोलनों का मकसद माननीय जोशी जी उल्लेख करते हैं कि गुड गवर्नेंस रहा, कि बेहतर और पारदर्शी शासन कैसे हो। आज टेक्नोलॉजी ने मुमकिन किया है कि हम कैसे तेजी से ग्रोथ कर सकें, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी जो वंचित है, समाज के हाशिए के लोग हैं, उनके पास सारे अवसर जा सके और बहुत कुशलता से, इफिशिएंट ढंग से प्रशासन हो सके और ट्रांसपेरेंट हो। भ्रष्टाचार उन्मूलन, इन दोनों आंदोलनों का बड़ा नारा रहा है। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां फेसलेस आईटी असेसमेंट हो रहा है। और जब हम सब आ रहे थे तो हमारे अनेक महत्वपूर्ण विधानसभा अध्यक्षों ने ब्यूरोक्रेसी के काम काज पे जो पुराना सोचने का हम सबका ढंग रहा है, आज भी मानते हैं, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पर आज ये अवसर मुमकिन है कि हम प्रशासन को जितना फेसलेस, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को उपयोग से बना सकते हैं। इसलिए हम विधायिका के लोगों को इस विषय पर अधिक से अधिक परामर्श करना चाहिए। आज जब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रिकॉर्ड आईटी रिटर्न्स आए हैं 6.77 करोड़। मैं स्मृति से कह रहा हूं 15% मोर देन द लास्ट ईयर। और इसमें से जो स्क्रूटनी अब हो रहे हैं करोड़ों करोड़, जिसमें बड़ी शिकायतें होती थी देश में, वो सारे फेसिलिटीज हो गए। मुमकिन टेक्नोलॉजी ने किया। लैंड रिकॉर्ड्स
उसने लाल किला से संबोधन में बताया। आज हमें याद है एक दौर में डॉक्टर लुहिया जैसे लोगों, देश कहने लोगों ने नारा दिया जब कैसे देसी भाषाओं में काम हो, देसी भाषाओं में काम का मुमकिन अवसर टेक्नोलॉजी ने मुमकिन कराया है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में भाषणी एक मंच भारत सरकार बनवा रही है जिसमें सारे भारतीय भाषाओं में आपका उसका अनुवाद सुलभ होगा। न्याय का ऑपरेटिव पैरा अपनी भाषाओं में पढ़ने का अवसर मिलेगा। कल आपने देखा G20 मिनिस्टर्स की बैठक थी बेंगलोर में। जर्मनी के मंत्री ने सब्जी खरीदा पेटीएम से और उन्होंने जर्मन एम्बेसी में ट्वीट किया है कि भारत में कितना बड़ा प्रयोग हुआ है। आज के अखबार में आप खबर देखेंगे। सरकारी पेमेंट बेनिफिशरीज को $33 बिलियन कैन बी इमेजिन सीधे खाते में जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी ने मुमकिन किया है। 2015 से जो डिजिटल इंडिया का प्रयोग चला, जनधन खाते से उसमें हर माह हर महीने 10 अरब से अधिक का लेन देन भारत से हो रहा है और भारत दूसरी देशों को ये क्षमता हो रहा है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मैं एक बड़े विचारक की पुस्तक पढ़ रहा था, आइडियाज वर्सेस टेक्नोलॉजी। एक तरफ राजनीतियों की यात्रा की लंबी श्रेणी रही है फ्रांस की क्रांति के बाद, जब लगा कि दुनिया को राजनीतिक वाद विवाद या राजनीतिक विचारधाराएं बदलेंगे, ये अवसर राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसी के साथ साथ कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ ने दुनिया पर कितना असर डाला और आज टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सीट पर है, बहुत सारी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। उसके सवाल बहुत अलग है और डेवलपमेंट में उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे अवसरों पर आज हम इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। कम से कम हम विधायिका के लोगों के बात को, जैसा जोशी जी ने कहा, ओटी के बाद उसमें इसके कानून के बारे में क्या नया परिवर्तन होगा, बहुत क्षेत्र में आता है। अभी AI के जो निर्माता है चैट जिसने एक नई क्रांति के दरवाजे पर बुनियाद करी है, उसके बनाने वाले सैम अल्टमैन को सीनेट ने बुलाया था जो अपना कानून बना। हम सबको रिविजिट करना पड़ेगा अपने कानूनों को नए ढंग से नई व्यवस्था में। इसलिए पहले के डिबेट्स में हमारे नागरिक उस सरकार से जुड़े वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के उसकी क्षमता पर सशंकित रहते थे और सरकार में बड़े अधिकारी भी रहते थे। मुझे याद है NC सक्सेना ने टिप्पणी की थी कि जो सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के पैसे जाते हैं, अगर हम मर्यादा से भेज दें 25 सालों तक लगातार, तो शायद लोगों के खिलाफ बदल जाए। तो आज वो पैसे सीधे बेनिफिशरीज के अकाउंट में जा रहा है, जिसे बिग चेंज अनथिंकेबल टेक्नोलॉजी की बदौलत सरकार गवर्नेंस पर बहुत अच्छी तरह से आज काम कर रही है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को परिभाषित करने का विचार रखा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम आधार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं, साथ ही UPI और डिजी लॉकर जैसे डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम का उदय भी हमने देखा। विकासशील देश के रूप में टैग होने के बावजूद भारत इफेक्टिव गवर्नेंस में डिजिटल इंटरवेंशन को अपनाने में दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों से भी काफी आगे हैं। हमने कोविड में जो काम किया वो टेक्नोलॉजी से जो मुमकिन हुआ वो अद्भुत था। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क पर ध्यान प्रदान करती है और कुशल तरीके से डिजिटल सर्विस को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की है। यह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि डिजिटल सर्विसेज का लाभ समान रूप से सभी को मिले। हमें डिजिटल सर्विसेज को रीजनल लैंग्वेजेस में अपनाने और इफेक्टिव ग्रीवांसेस को रिड्रेसल सिस्टम पर भी इस पर गौर करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारी विधायिका लेजिस्लेचर्स को देश में डिजिटल गवर्नेंस और ब्रॉड पॉलिसी आर्किटेक्चर में बदलाव के बारे में बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से देश को मजबूत करने की इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे विषय से जुड़ा है। जब सरकार नागरिकों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करती है तो लोगों का विश्वास गवर्नेंस पर, लोकतंत्र पर मजबूत होता है। इस वर्ष फिर देश ने बार बार सभी लोगों ने तय किया कैसे हमें तेजी से आगे बढ़ना है। हमारा मानना है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, डिजिटल क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों के बारे में सोचना इस उद्देश्य को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण है। आगे सत्र में चर्चा करेंगे। कई राज्यों ने अपने अपने स्तर से बड़े इनोवेटिव किए हैं, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस यात्रा में हमें अपने
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अधिक जागरूक बनाने और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में लेजिस्लेचर्स के साथ साथ सरकारों को भी अधिक सक्रियता से काम करने की जरूरत है। कारण गुड गवर्नेंस सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दोनों प्लेनरी सेशन के दौरान सम्मेलन के विषयों पर चर्चा करने के लिए लगभग 6 घंटे का समय निर्धारित। यकीन है आप सभी अपने विचार सामने रखेंगे। विश्वास है राजस्थान के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर उदयपुर का यह सम्मेलन एक सार्थक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग का मंच बनेगा। आप सभी के विचार सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। एक बार फिर माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय स्पीकर राजस्थान विधानसभा माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी एवं राजस्थान विधानसभा और सरकार के सभी अधिकारियों को इस सम्मेलन की अद्भुत व्यवस्था आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी अपनी सहजता, सरलता और सादगी के लिए विख्यात हैं। आप गांधीवादी विचारों से प्रेरित हैं व मारवाड़ के गांधी नाम से भी आपकी पहचान है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य करने वाले श्री अशोक गहलोत जी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके सार्वजनिक जीवन के विशाल अनुभव के साथ ही सरल व सहृदय व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे अति विनम्र आग्रह कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, उपसभापति राज्यसभा आदरणीय हरवंश सिंह जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, वीरेंद्र जी, चेयरमैन सीपीए, राजेंद्र राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष, शेंदोड़ा जी, सचिव सीपीए, उत्पल कुमार सिंह जी, महासचिव लोकसभा, अमित प्रसाद जी, सचिव राजस्थान विधानसभा, सभी उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के सभापतिगण, उपसभापतिगण, मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, तमाम साथी। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से जितने हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी खुशी है कि विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, करीब सभी लोग आए हैं। इस बात का प्रतीक है कि पिछले 5 साल में जिस रूप में आप उनकी जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस में मिलना हुआ है, डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जहाँ रिश्ते कायम किए हैं, उसके कारण संभववाद आप सबको बनाना सीखा गया। एक साथ करीब 1 राज्य सभाओं को मैं समझता हूँ संदेश देता है और उसी रूप में मैं इसको मानता हूँ कि सीपी जोशी की कामयाबी है कि सीपीए को इस प्रकार उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो एकजुट किया, पहली बार या तीसरी बार मुख्यमंत्रियों ने कहा है, पहले कभी देखा नहीं सीपीए इस रूप में इस बार काम किया। राष्ट्रपति से लगा करके उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबको करीब अफसर विभाग आए हैं सीपीए की मीटिंग में और तो 5 साल में वाइब्रेंट तरीके से विधानसभा का एक्टिविटी रही और सीपीए की अलग पहचान बन पाई, जिसकी आवश्यकता भी है। बैठते हैं, विचार करते हैं, नए आइडिया पैदा होते हैं और वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुंदर सोचों में मेरा मानना है कि जिस प्रकार से
क्या है, सोच क्या है, कितनी योग्यता है, कितनी निष्पक्षता से काम करेंगे। तो मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे लायक होते हैं, उनमें से केवल मौका मिलता है। तो ये स्पीकर की पोस्ट जो है ये बहुत बेहतर है। सीपी जोशी जो जिस प्रकार के स्पीकर के साथ लेके काम किया है उसका भी विचार करते हैं। मैं तो बता रहा मेरी बात सहमत हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ख्याल रखा लोगों ने आदरणीय सीपी जोशी ने उसको बचना इस रूप में इन्होंने आउटकम सत्ता में किया, इससे कोई को प्रसक्त नहीं कर सकता। दिल से कमेंट करना, दिल से बात करना और रिश्ता निभाया हुआ है और उसके अंदर भी उसके बाद भी। इसलिए मैं सीपी जोशी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने 5 साल तो होना है, चुनाव लड़ते हैं और हम लोग उदयपुर बैठे हुए हैं। उदयपुर की खुद ही नगरी है, यहाँ शिक्षा लगी हुई है। छात्र जीवन के खुद ने कहा बढ़ते 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 में संघर्ष करते रहते ये मेरे साथ मंत्री में सदस्य रहे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, रेल मंत्रालय हो, इनके अपने अनुभव है पार्टी में भी और सरकार में, और इनके अनुभव में लाभ नहीं मिला है, इसमें कोई चला नहीं। यहाँ तक डिजिटल युग की बात है, ये अपना आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है। अब तो सब बाकी होते जा रहे हैं। और लगभग 35 साल पहले जब मैं मंत्री और राजीव गांधी जी के साथ 40 साल बड़ा मंत्री बन गए थे। उस वक्त उन्होंने जो मिशन बनाया था, मिशन मोड पे काम किया था, मिशन के साथ मिशन की निर्णय आए जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर है, वो मिशन तैयार कराया। उस वक्त तो समझने पाया कि कंप्यूटर बना क्या है, आईटी का मतलब क्या है, और उस वक्त में की आलोचना भी होती है कंप्यूटर आएंगे तो टाइपिंग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। उस माहौल से शुरुआत हुई आईटी की, लेकिन चर्चा आरम्भ होता है और जो कदम उठाए गए 30-35 सालों के अंदर, मैं समझता हूँ कि पूरी क्रांति होगी। अगर आईटी मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, दुनिया एक प्रकार से आपके बच्चे क्या दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्रांति है। उसको भी सुधारा वहाँ तो बगल में मुझे काम मिला था, सारी सुविधाएं रेलवे की, गेट सर्विसेज की हो, रेवेन्यू की हो, और मुझे उधर में कि मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने भी शुरुआत करी, लोग मुझे सुखी की काउंटर से किया। आज 80,000 हमारे यहाँ पर ई-मित्र है, 667 तरह की सेवाएं पब्लिक जो है 80,000 ई-मित्र विभागों के लोग हर विभाग में 3% अगर मैं एक बार मैं दूसरी बार था मुख्यमंत्री हर विभाग को मेरे जब इस काम को मैं समझता हूँ कि सरकार बदल गई, तब भी मुझे मानव भाषा केंद्र बनाना है, पिछले करोड़ बनाना, डाटा सेंटर बना हुआ है, देश के अंदर लगाना है। आईटी में लोग बहुत आगे बढ़े, आईटी के माध्यम से देश के अंदर आज भी राजस्थान में करवाना है। इस रूप में आईटी का उपयोग करा और गवर्नेंस भी उसके आधार पर चलेगी। और डीपीडी का कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था बेहतर दिल्ली से करना मेरे पहुंच चुका। उन्होंने अपनी भावना बताई और इतना हर स्टेट में आप जानते क्या कि स्थिति बनती है। 15 मिनट पहुंचते थे कहा और हमारे जो प्रश्न होते हैं वो आलोचना करते हैं, 15 महीने नहीं पहुंचते हैं। आज जो डीबीटी हो रही है
आईटी के माध्यम से हो गए। तो आज देश के अंदर चर्चा चलते हैं आप मिलेंगे उस वक्त तो कहीं पहुंचते थे, आज एक में पहुंचाते हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों को जो कहते हैं एक में पहुंचाते हैं, राजीव गांधी देन थी, उन्होंने जो उस वक्त में आईटी सेक्टर में मिशन रूप में काम किया, तब जाकर के आज इसके बड़ी देश के अंदर हम आज इंटरनेट समाज में आज हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस के नाम आते, आईटी का नाम आता है। कोई बात, कोई विषय ले लीजिए, कोई विभाग ले लीजिए, उस पर काम हो रहा है। मेरा मानना है कि यही तरीका है गुड गवर्नेंस का। जितना ज्यादा हम आईटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम उसका उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को डिजिटल मोड़ेंगे, आगे के लोग उपयोग नहीं करते पूरी तरह से। सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग भी दुरुपयोग हो रहा है। उपयोग बहुत बड़ा है। हमारे कई जनप्रतिनिधि पूरी रुचि लेते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रयोग करते हैं, बात पहुंचाते हैं, अपनी पब्लिक से पहुंचाते हैं, पब्लिक जुड़े रहते हैं। पब्लिक की समस्या जो होती है उसको जो है हल करने में जिस प्रकार के कम्युनिकेशन होता है एक्स्ट्रा हो जाता है। पूरी विभाग उसका उपयोग हो सकता है। घटना दुर्घटना हो गई, इमीडिएटली कुछ चीज करने के लिए उसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। कई बार तो जो है अपने पकड़े जाते हैं गाँव से। हर क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ। मुझे भी याद आ रहा है कि मैं रात को 3-4 बजे टेलीफोन आ गया, बाद में मैंने देखा कि टेलीफोन किस कर रहा है, मैं इसको ऑफ सकता हूँ। मैंने आता नहीं मेरे टेलीफोन पे, मेरी नींद खुद में देखा तो मैंने बात करी उनसे, बेटा मुझे मालूम बहुत और समय है, तो मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ कि मेरे पास में जो है क्लब चल रहा है, रात करते बोलते हैं, दिल्ली बनता रहता है, हम साथ में तो पूरे मोहल्ले वाले दुखी हैं और कोई काम नहीं सुनना है। बाद में आपको पूछा करेंगे। मैंने उसी वक्त मेरे जो सीओ में ऐसी लगाया गुस्सा करी, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कंसर्न ऑफिसर गुस्सा करी, पुलिस पहुंच गई, सब जब्त कर दिए और अभियान शुरू हो गया रात भर के अंदर कि 10 बजे के बाद में 12 बजे के बाद में कोई होटलों में चलेगी, कब नहीं चलेगी। इसलिए अगर आईटी नहीं होती है, अगर मोबाइल फोन नहीं होता, कब तो लैंडलाइन में बात करना ये का बचा के देखा। ये तो पूरा क्रांतिकारी काम हुआ है। इस प्रकार से देश में मैं देख रहा हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई नवाचार किया हेल्थ का जो आपने सुना होगा, श्री योजना में 25 लाख देखा पूरा सिस्टम मैंने खड़ा किया। मान लीजिए फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, अब तो पूरे राइट टू हेल्थ एक्ट में गया हमारे। पर उस वक्त भी जब मैंने किया तो कंप्यूटर के कारण ही सब हो गया। हमने को अनाउंस किया फ्री मेडिसिन मिलेगी, फ्री टेस्ट होगा, तो लोग समझ नहीं पाते। हमने 2 साल पहले अनाउंस किया, पर आईटी पे अगर उसमें लिंक नहीं हो तो संभव नहीं होता है। अगर हम सब सेंटर सीखी होती है प्रदेश के अंदर, पूरे में गोदाम बनाना पड़ता है दवा की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, बहुत खर्चा गोदाम बनाने के अंदर टेंडर करना पड़ता है दवाओं के सबके, और साथ में आपको कंप्यूटराइज करना पड़ता है प्रोग्राम। किस गांव में पीएचसी में कौन दवाई खत्म हो गई, अपनी नियरेस्ट का दवा पड़ी हुई है, तो जयपुर आके जयपुर सप्लाई नहीं हो सकती। तो ये कंप्यूटर में नहीं होता, जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे। फिर 50 किलोमीटर दवा पड़ी हुई एक्स्ट्रा है, ट्रांसफर हो गई तो सप्लीमेंटरी में भी। हालांकि जब वो टाइम लगेगा गोदाम भरेगा बनाने में, तो
इनकी गवर्नमेंट, इनकी वजह सरकार ये विपक्ष में देव करता है। अपने हाथ में दो बड़े चुनाव में देखिए, चुनाव आगे इतनी तरह फ्री है, टैक्स फ्री हो रहे हैं, सिर्फ चुनाव जीतते चले जाते हैं। जब मैं 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया था, मैंने आपको बताया कितना टाइम लगता है इम्प्लीमेंट करने में, कंप्यूटर करने में प्रोग्राम। और मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बगैर कंप्यूटर के, बगैर IT बेस में आप इसको स्कीम को कामयाब नहीं कर सकते। इस प्रकार के ये जो आपके विषय हैं जुड़े हुए पब्लिक से भी और विधायक सबसे, मेरा मानना है कि इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी जिस प्रकार से हमने अब मिनिमम इनकम गाइडलाइन बना दिया राजस्थान के अंदर, 30% से बना दिया। इस प्रकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं, 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को देखो क्या है करके हमारी शहरी योजना में उन सबको मोबाइल फोन बांटना शुरू करते हैं, उन्हें एम्पावर करते हैं। साढ़े 300 खाली उसके अंदर कोविड को लेकर थी। हमारे जितने ही पक्ष विपक्ष के लोग हैं सबको मैंने जोड़ा, 22 घंटे मैंने उनसे बातचीत करी 2 दिन के अंदर, 22 घंटे, और उनसे फीडबैक लिया आपके क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर लगा के सरपंच तक हमने बातचीत करी। जो SOP आती थी केंद्र सरकार से, मोदी जी खुद जुड़ते थे, प्रधानमंत्री जी, वहाँ SOP आती थी या हमारे खुद के सुझाव होते थे, हम उनको देते थे। इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, इतना संभव हुआ कि IT और इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो गई देश के अंदर। इस रूप में मेरा मानना है कि जो फैसले हम लोगों ने किए हैं वो आपके सामने है कि किस प्रकार से एक माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, और उस माहौल का लाभ हमने उठाया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मुझे खुशी है, उदयपुर में आप लोग सब बता रहे हो, उदयपुर में आप आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से वापस स्वागत भी करता हूँ। और मेरा मानना है कि आज जो कुछ संभव हो रहा है वो इसलिए संभव हो रहा है कि IT के बहुत बड़ा योगदान है, और विषय आपने चुना है वो शानदार चुना है। और मुझे यकीन है कि आप लोग सब यहाँ पर बैठे संबोधन के क्रम को कुछ समय के लिए विराम देते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, वह आज भी माननीय वक्ताओं द्वारा जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर CP जोशी साहब द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन आयोजित करवाए जाकर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के कार्यों को एक नई ऊंचाई प्रदान की गई है। राजस्थान शाखा द्वारा किए गए कार्यों की एक संक्षिप्त झलक एक लघु चलचित्र शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जा रही है। CPA का अध्यक्ष होने के नाते
महामहिम में आपका यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि सीपीआई का राजस्थान ब्रांच के उद्बोधन के लिए आप यहाँ पधारे और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान आज गौरवान्वित है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आपको अपने बीच में पाकर ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान की संविधान प्रमुख हम सब लोगों के बीच में आज दूसरे सत्र में है। हमने आपके मौलिक विचारों को सुना राजस्थान की विधानसभा में। संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का मूल यही है कि स्वस्थ संबंध रहे। राजनेता को केवल राजनेता से ही नहीं, साहित्य और पत्रकारिता से भी इसी तरह के संबंध रखने की जरूरत है। आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस मंच का सदुपयोग किया गया है तथा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के व्याख्यान संपन्न कराया गया है। न केवल नए विधायकों के लिए, पुराने विधायकों के लिए भी एक अच्छा कार्यक्रम होगा, ऐसा सोचकर हमने न केवल वर्तमान विधायक, हमने भूतपूर्व विधायकों को भी बुलाया। जिनको लोकसभा का अनुभव है, वहां की संसदीय परंपरा, नियम प्रक्रिया का अनुभव है, उन सबका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा को मिलेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। I am very happy to be with you today to meet the honorable members of the Rajasthan Legislative Assembly and amongst the representatives of one of the most progressive states of our country. बहुत ही जब देश में कम्युनिज्म सरकार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वेस्ट बंगाल में, उस समय अजय बाबू के नेतृत्व में राज्यसभा का एक चुनाव हुआ था और राज्यसभा के सदस्य के रूप में 31 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी राज्यसभा के मेंबर बने। कि सीपीए संगठन नाम का पार्लियामेंट के अंदर भी जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ बना हुआ है, मैं भी 40 साल से देख रहा हूँ उसको, और मीटिंगें भी अटेंड की ऐसी, परंतु राजस्थान में इस प्रकार की मीटिंगें का आयोजन पहली बार हो रहा है, इसके लिए बधाई पात्र है। There was a debate when India adopted the constitution on 26 January 1950. Soon after that, a proposal came that whether India should be member of the Commonwealth Parliamentary Association. This is the replica of the house. Yes, good. राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास पूरे देश के लिए प्रेरक है और माननीय जोशी जी की सदारत में जो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा यहां आयोजित हुई है, वह भी देश में एक रोशनी दिखाने का काम करेगा, यह मुझे यकीन है। We have learned that there are some events, natural, man-made, or origin unknown, that respect no boundaries, favor no people, and fear no autocrat. कि सदन में आप जैसे अनुभवी विधायकों के सम्मुख महामारी और जनतंत्र के सम्मुख चुनौतियां, इस विषय पर कुछ बातें रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। ख्याल में सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन इस 75वें साल में उन फ्रीडम फाइटर्स को होगा और फादर ऑफ द नेशन को होगा और उन लाखों करोड़ों लोगों को होगा, किसानों, मजदूरों और युवकों ने जिन्होंने ये आज़ाद
भारत का सपना देखा था। हम ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम मंत्री बने, हम केवल इसलिए नहीं आए कि हमको पुलिस वाले सैल्यूट मारते रहे, हम इसलिए आए कि हम देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं। मान्य सदस्य, मान्य अध्यक्ष, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। माननीय सदस्य सुश्री काशविनी गहलोत महोदय, वन और जंगल हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार के पास फॉरेस्ट के लिए बड़ा बजट होता है, लेकिन बच्चों को जंगल के जीवन से परिचित कराने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जंगली जानवरों की जानकारी देने के लिए, जंगल की जरूरत को समझाने के लिए और पर्यावरण में उसके महत्व को बताने के लिए एक दूरदृष्टि की जरूरत है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सुनते रहे कि संविधान के अंतर्गत 3 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आज जिस मंच पर मैं खड़ा होकर आपका स्वागत कर रहा हूं मान्यवर, उसमें कार्यपालिका के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं। ज़्यादा भी बार एमएलए रहे हैं, एमपी बने के लोग, हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा मर्म है लोकतंत्र में कि आप लोगों की भावनाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आप प्रकट करते हैं और उसके आधार पर बहस होती है, निर्णय होते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है। Honorable members of the Assembly of this for hosting me and giving this opportunity. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. राजस्थान आध्यात्मिक, भक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की धरती है। यहाँ की जीवंत बहुरंगी विरासत, संस्कृति और पधारो मेरा देश की संस्कृति का अनुभव आप सब पीठासीन अधिकारियों ने आपने किया होगा। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम में पधारे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। बहुत ही उम्दा, उत्कृष्ट एक संक्षिप्त झलक आपके सम्मुख चलचित्र के माध्यम से प्रस्तुत हुई। जैसा कि समय समय पर उल्लेख किया जाता रहा है, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी का अध्यक्षीय कार्यकाल नवाचारों से परिपूर्ण है, अनुकरणीय कार्यकाल है। नवाचारों के प्रणेता डॉक्टर सीपी जोशी जी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करते ही सीपीए की राजस्थान शाखा को जीवंत किया है। सीपीए के उद्देश्यों की परिपूर्ति तथा लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा आपके कार्यकाल से संबंधित एक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के नवाचारों का प्रभावी कार्यकाल शीर्षक से एक कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक में उन कार्यक्रमों को समाहित करते हुए राजस्थान विधानसभा में प्रक्रियागत, व्यवस्थागत सुधारों को भी सम्मिलित किया गया है। आज इसका विमोचन समस्त मंचासीन अतिथियों के पावन कर कमलों से किया जा रहा है। समस्त मंचासीन अतिथियों से विमोचन के लिए विनम्र व सादर अनुरोध है।
समस्त सम्मानित मंच का हार्दिक आभार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश मुहाना जी के 1 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश मुहाना का 1 वर्ष शीर्षक से एक कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन भी उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा करवाया गया है। आज इस पुस्तक का भी विमोचन मंचस्थ माननीय अतिथियों के पावन कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश मुहाना जी से विनम्र अनुरोध, कृपया विमोचन के लिए मंच तक पधारें। समस्त मंचासीन अतिथियों से विमोचन के लिए विनम्र व सादर अनुरोध है। बहुत बहुत आभार सभी सम्मानित अतिथियों का। अब पुनः संबोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी आज के इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हैं। आप लगातार राजस्थान विधानसभा के 3 बार व निरंतरता में 2 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान आप अपने नवाचारों के माध्यम से एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके प्रयोग चाहे प्रक्रियागत सुधारों के हों या नए सांसदों और महिला सांसदों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करने और अवसर देने के प्रयासों के हों, निश्चित रूप से आपके नवाचार लोकतंत्र की सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपको सादर नमन करते हुए आपसे विनम्र आग्रह, कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत स्थित सीपीए इंडिया रीजन के इस सम्मेलन में आज हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, सीपीए के चेयरपर्सन इयान डिडल ग्रेंजर जी, राज्यसभा में उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, सीपीए के सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्वीट जी, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य विधानसभा के सेक्रेटरी महावीर प्रसाद जी,
देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारीगण, सभापतिगण, उपसभापतिगण, राजस्थान मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सीपीए रीजन भारत के इस 9वें सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेवाड़ की यह धरती वीरता, शौर्य, पराक्रम की धरती रही है। संघर्ष की एक लंबी यात्रा की धरती रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास केवल भारत में नहीं, दुनिया में प्रेरणा देता है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, ये धरती समर्पण की धरती है, और इसलिए राजस्थान की इस मेवाड़ का महत्व संपूर्ण देश के अंदर है। आज आप सबका सौभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आए हमारे पीठासीन अधिकारी इस वीरता और शौर्य की धरती पर 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपने अपने अनुभवों, विचारों को साझा करते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही और इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश और राज्य में नया परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था और उस समय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंदर 57 देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और किस तरीके से हम सुशासन लाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरण। और इसीलिए सीपीए मंडल उसके बाद लगातार संसदीय परंपराओं, प्रथाओं को आपस में साझा करता है और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र की परंपरा रही है, परिपाटियां रही है। यहां सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सके। और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटी, अच्छे नियम बनाने होंगे ताकि हम कह सकें कि हम लोकतंत्र में दुनिया के बड़े देश नहीं हैं, हम दुनिया के लिए लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी होती है
कि हम अपने अपने सदनों को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई विषयों को अलग अलग ढंग से रखा है और उस ढंग के रखने के साथ साथ हमने देखा कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता भी सजग हुई है और जनता सजग होने के साथ साथ उनकी अपेक्षाएं आकांक्षा भी बढ़ी है और इसीलिए इन अपेक्षा आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल का उपयोग कर हम किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वन नेशन वन विधायी, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है और जब सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधानमंडलों की जानकारी, केंद्र विधानमंडल की कार्रवाई, उनके नियम प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की जानकारी और उनके सदनों में होने वाली चर्चाओं, मुद्दों की जानकारी, उनके सदनों में होने वाले बजट की जानकारी और उनके सदन में होने वाले नियम प्रक्रियाओं के साथ विधान बनने की जानकारी। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो और जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए डिजिटल का उपयोग भी सबसे महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि भारत डिजिटल के युग में सबसे अग्रिम पंक्ति का देश है। इतना बड़ा देश होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हर गांव ढानी के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से और अन्य माध्यम से दूर दराज के गांव के व्यक्ति को भी डिजिटल का उपयोग कर सके, आईटी का उपयोग कर सके। और इसीलिए दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी जब विधानमंडल की और केंद्र विधानमंडल की कार्रवाइयों को देखेगा, उनकी डिबेट को देखेगा, उनकी चर्चाओं को देखेगा, तो उसकी भागीदारी बढ़ेगी और जब भागीदारी बढ़ेगी तो जो जनता ने चुनकर जो जनप्रतिनिधि भेजा है, जो उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव, कठिनाइयों को वहां व्यक्त करने के लिए भेजा है, उसकी गतिविधियों की जानकारी भी उसको ठीक से होगी। और इसीलिए जो हम सबके चिंता का विषय में ऐसा रहता है कि लगातार सदन में गरिमा घटती जा रही है, चर्चा संवाद का स्तर गिरता जा रहा है, कानून बनते हुए भागीदारी कम होती जा रही है। वो डिजिटल के माध्यम से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से बढ़े, हर मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि के विधानमंडल में भागीदारी की जानकारी हो, उसके लिए बनाए गए नियमों के अंदर क्या परिवर्तन हो उसकी जानकारी हो। और इसके लिए हमें अपने अपने विधानमंडल में डिजिटल आईटी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि भारत के अंदर
अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को पेपरलेस करने के लिए कदम बढ़ाए और कई विधानसभाएं अब पेपरलेस हो चुकी है। और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर जो उठाए गए प्रश्न, उनके जवाब, सीपी जोशी साहब कह रहे थे कि आईटी के बाद कहीं ना कहीं आईटी का उपयोग करते समय जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं, उनको अगर विधानसभा मंडलों से ज्यादा जानकारी मिल जाए तो हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान, हर देश का व्यक्ति संसद में उठाए गए प्रश्नों, संसद में उठाए गए मुद्दों, संसद में कानून पर हुई चर्चा, राज्य विधानमंडल में उठाए गए प्रश्न, चर्चा, मुद्दे, नियम प्रकारों परिवर्तन, बजट का आकलन डिजिटल पर एक प्लेटफॉर्म पर कर सके। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बेहतर परिणाम भी आए। कई संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म पर आई है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम बहुत शीघ्र ही वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर दे पाएंगे और जनता की भागीदारी को और बढ़ा पाएंगे। मेरा मानना है कि इन संस्थाओं को अगर जवाबदेही बनाना है, माननीय जनप्रतिनिधियों के आचार विचार व्यवहार को, राठौड़ साहब ने कहा कि एक बच्चे ने पूछा हम नारे लगा रहे थे, ये उस प्रदेश के निर्वाचन मंडल को जो चुनकर भेजने वाले लोग हैं, हम सदन के अंदर गतिरोधों को, व्यवधानों को कब कम पड़काएंगे? जब वहां का मतदाता ऐसे गतिरोधों को, ऐसे व्यवधानों को, ऐसे नारेबाजी को, ऐसे असंसदीय व्यवहारों को अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने लगेगा। जब हम इन सदनों के गिरते हुए आचरण व्यवहार पर रोक लगा पाएंगे, जब जनप्रतिनिधि उससे सवाल करने लगेगा। और वह पहुंचने के लिए मुझे खुशी है कि हर विधानसभा ने अपनी कार्रवाई को लाइव किया है, अलग अलग साधनों से लाइव किया है, और अधिकतम विधानसभाएं डिजिटल पर आ गई है। बाकी और विधानसभा प्रयास कर रही है। हम भी उसके लिए केंद्रीय विधानमंडल होने के नाते हमारा ज्यादा दायित्व बन जाता है कि हम उनको टेक्नोलॉजी में सहयोग करें ताकि वो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर सके। दूसरा विषय, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सुदृढ़ राष्ट्र बनाना। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इन्हीं संसदीय संस्थाओं के माध्यम से विचार विमर्श, सहमति असहमति, मुद्दों पर चर्चा करना और डिबेट के माध्यम से ही हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का एक युग शुरू किया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस 75 वर्ष की यात्रा में इसी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने इस देश के अंदर आम जनता के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया। हमने उसकी आवाज की, उसकी समस्या, उसकी कठिनाई, उसके अभावों को इन शब्दों के माध्यम से एड्रेस करके समस्याओं का समाधान किया है। समाज का अंतिम व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने अभाव, अपनी कठिनाइयों को बताकर जनप्रति उसकी बात को करे। आवश्यकता है कि सदन में उठने वाले विषय और मुद्दों को भी सरकार सकारात्मक रूप से ले। मेरा मानना है किसी भी राज्य या केंद्र की सरकार को, ये विधानमंडल है जो पूरे राज्य के
विकास के ढांचे को, वहां के अभाव के, वहां की कठिनाइयों को, वहां अगर गवर्नेंस फेल हो रही हो तो उसके बारे में, हर इलाके की कठिनाई अभाव अगर एक प्लेटफॉर्म पर कोई सरकार देख सकती है तो ये विधानमंडल ही है जहां पर देख सकती है। और सरकार इसको अगर सकारात्मक रूप से लेके किसी विषय, किसी प्रतिनिधि के मुद्दा उठाया तो क्यों उठाया? ये राजनीतिक आधार का मुद्दा तो नहीं। राजनीतिक आधार का मुद्दा हो तो उसका विश्लेषण कर ले। अगर वो राजनीतिक आधार का मुद्दा ना होकर वो वास्तविक समस्याएं, वास्तविक कठिनाइयां, वास्तविक अभाव है जो इस ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से हमारे तक नहीं पहुंच पाई है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। और सरकार अगर सकारात्मक रूप से काम करेगी तो सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह होगी और इस संस्थाएं और मजबूत होगी और ताकत होगी। और मुझे पता है कि एक समय हुआ करता था कि राज्य विधानमंडलों के अंदर कोई विषय उठता था, केंद्र विधानमंडल उठाता तो सरकार गंभीरता से चर्चा करती थी और ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता था तो उस पर पूरी रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन हम कई बार उसको पक्ष विपक्ष के विषय को मान लेते हैं, जो मेरा मानना है कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। सहमति, असहमति, पक्ष विपक्ष, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इस ताकत को सशक्त करने की आवश्यकता है। हमारी जहां असहमति हो, असहमति व्यक्त करना चाहिए, लेकिन जहां सकारात्मक सवाल हो, सकारात्मक मुद्दे हो, वहां सकारात्मक सोच के साथ सदन एक साथ मिलकर बात करे, उन विषयों पर एक साथ बात करें कि हमारे राज्य और देश के सकारात्मक मुद्दे हैं, उनको हम बैठकर कैसे हल कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग विविधताओं के, अलग अलग क्षेत्रों के विचार जब आएंगे तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी ही हमारी ताकत लोकतंत्र में है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा है, बोली है, वेशभूषा है, वहां की परिस्थितियां हैं। राज्यों के अंदर भी हर जिले के, हर संभाग के अलग अलग स्थितियां हैं, बोली, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वहां की विकास की स्थिति अलग अलग है। उन सारी परिस्थितियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विधायी संस्थाएं काम करती है। मुझे आशा है हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में इस भारत के अंदर लोकतंत्र को सशक्त किया है और इन संस्थाओं को सशक्त किया है। आने वाला 25 साल हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और इस 25 साल के अंदर हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक ऐसा रोड मैप बनाएं, इन संस्थाओं को इतनी सशक्त मजबूत बनाएं ताकि हम जब आजादी के हमारे 100 साल हो तो दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर भी हम मार्गदर्शन की भूमिका हो सके और नेतृत्व की दृष्टि के अंदर भी हर सेक्टर के अंदर भारत अग्रणी हो सके। ये ताकत हमें बनाने की आवश्यकता है, ये ताकत हमारी और है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है। इसलिए मेरा पीठासीन अधिकारियों से आग्रह है कि हम राजनीतिक दल से चुनकर आते हैं, लेकिन जब आसन पर बैठते हैं तो निष्पक्षता और निर्वाध हमारी छवि होनी चाहिए। जनता हमें देखती है तो हमें फैसले लेते समय, निर्णय लेते समय, चर्चा करते समय हमें कहीं ना कहीं निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, निर्वाध भूमिका भी होनी चाहिए ताकि इस आसन का सम्मान रहे। और इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि दोनों मुद्दों पर आप 2 दिन तक गंभीर रूप से चर्चा करेंगे और विशेष रूप से मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को और सीपी जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन को उदयपुर में आयोजित किया, क्योंकि सीपी जोशी साहब का ये अपना मेवाड़ राजनीतिक क्षेत्र रहा है, सामाजिक क्षेत्र रहा है, छात्र जीवन रहा है और इसलिए उनकी इच्छा थी कि ये सेमिनार मेवाड़ की धरती से होना चाहिए और राजस्थान मेरा भी कार्य क्षेत्र रहा है। मुझे आशा है कि इस राजस्थान की धरती से एक नया संदेश लेकर, एक सकारात्मक दिशा लेकर हम सब पीठासीन अधिकारी जाएंगे
और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त करेंगे और जवाबदेह बनाएंगे, ताकि शासन में पारदर्शिता आ सके और प्रशासन में जवाबदेही आ सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय अध्यक्ष लोकसभा। सारगर्भित विचारों व आप सब माननीय अतिथियों की गरिमामय, स्नेहिल, आत्मीय उपस्थिति तथा सहभागिता से परिपूर्ण यह सम्मेलन निरंतर जारी रहेगा, लेकिन अपनी अति व्यस्तता व पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रमों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी समापन समारोह में भाग नहीं ले पा रहे हैं तथा श्री हरिवंश जी राज्यसभा के माननीय उपसभापति भी किन्हीं कारणों से संभवतः मंचासीन नहीं हो सकेंगे। इस खूबसूरत समारोह की स्नेहिल यादें आपके हृदय में हमेशा चिरस्थायी रहें, इसलिए माननीय अध्यक्ष राजस्थान डॉक्टर सीपी जोशी जी से विनम्र आग्रह है, सर्वप्रथम आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। अब आपसे पुनः विनम्र आग्रह, कृपया माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब का। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी तीसरी बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। बेबाक व मुखर वक्ता के रूप में आपकी पहचान है। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया धन्यवाद उद्बोधन प्रदान करें। श्री संयम लोढ़ा जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला साहब, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, सीपीए एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन यान लिंडर रेंजर साहब, राज्यसभा के उपसभापति सम्माननीय हरवंश जी, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय राठौड़ साहब, इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी माननीय अध्यक्षगण, माननीय सभापतिगण, उपसभापतिगण और डेलीगेट्स, आप सब ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। मैं सीपीए राजस्थान की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय वक्ताओं ने जो सारगर्भित उद्बोधन दिया, उसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रतिनिधिगण, हमारे संसदीय लोकतंत्र का इतिहास हमारे आज के मुद्दों का भी समाधान करने में पूरी तरह सक्षम है। मैं इस मौके पर सिर्फ दो दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भारत की पार्लियामेंट में भारतीय जनसंघ के सिर्फ 4 सांसद थे और आप सभी जानते हैं कि सदन में बोलने का समय सदस्यों की संख्या के आधार पर मिलता है, और उस समय विदेश नीति पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उद्बोधन दिया तो उनका समय नियत बहुत कम था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर के माननीय अध्यक्ष से कहा कि इन्हें बोलने का और समय दीजिए। ये सदन की उच्च परंपरा थी।
और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तब शायद आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत की लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उद्बोधन दिया था उसने लोगों को रुला दिया था। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है और मैं कह सकता हूं कि उसी गौरवशाली परंपरा के संवाहक राजस्थान की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हैं। आप सबने अभी इस फिल्म के माध्यम से भी देखा होगा कि सीपीए राजस्थान आपके मार्गदर्शन में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से लेकर नितिन गडकरी होते हुए जस्टिस रमन्ना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक राजस्थान के अंदर अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन देने के लिए आए और एक उस परंपरा को गति देने का डॉक्टर जोशी साहब ने प्रयास किया जो हमारे प्रजातांत्रिक इतिहास को न केवल समृद्ध करती है, सक्षम करती है, बल्कि भविष्य के लिए भी हमारा मार्गदर्शन करती है। आपका कार्यकाल ये 15वीं विधानसभा का राजस्थान का एक इतिहास बन चुका है। राजस्थान के सदन की सर्वाधिक बैठकें आपके कार्यकाल में हुई, सर्वाधिक दिवस, सर्वाधिक घंटे, सर्वाधिक प्रश्न, सर्वाधिक विशेष उल्लेख प्रस्ताव, सर्वाधिक ध्यानाकर्षण, इन सब ने राजस्थान की विधानसभा को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया है। और मजेदार बात आपको बताता हूं कि ये सारी उपलब्धियां आपने राजस्थान की विधानसभा के उपाध्यक्ष के बगैर हासिल की है। माननीय सदस्यगण, और अनुशासन आपका इस तरह से रहा कि आपके कोप का शिकार मैं भी हुआ और हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी हुए, लेकिन दिल का बड़ापन इतना था कि जब राजस्थान की विधानसभा के विपक्ष के नेता असम के गवर्नर बनाए गए तो आपने सदन में 2 बार उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा और पूरे सदन में एक स्वर से कहा कि वो हमारी एसेट थे। इस मौके पर मैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद दूंगा। जब लोकसभा के दूसरी बार सदस्य होते हुए आप लोकसभा के अध्यक्ष नामजद हुए, पूरे राजस्थान को आश्चर्य हुआ, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपने जिस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है उससे राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। आपने 0 ओवर पर भी आधी रात तक चर्चा चलाई, आपने चुन चुन करके पहली बार आने वाले सदस्यों को बोलने का मौका दिया। इस सब से हमारा संसदीय प्रजातंत्र समृद्ध हुआ है, सक्षम हुआ है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप सभी जानते हैं कि कोरोना में पूरे राष्ट्र में उन्होंने सबसे श्रेष्ठ प्रबंधन किया, लेकिन राजस्थान कठिनाई में था, ऑक्सीजन की कमी थी। तब लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर ओम बिरला जी ने हमारी जो सहायता की, राजस्थान की जनता की ओर से मैं उनका बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और आप सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि 2 दिन का ये आपका उदयपुर प्रवास प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने में हम आगे बढ़ सके, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री संयम लोढ़ा जी का। समस्त माननीय अध्यक्षगण, माननीय सभापतिगण, माननीय उपाध्यक्षगण, माननीय उपसभापतिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय महासचिव लोकसभा, प्रमुख सचिव व सचिवगण से सादर आग्रह है कि सहभोज के लिए आप गार्डन एरिया में आमंत्रित हैं। शेष सभी अतिथिगण अपने दाईं तरफ प्री फंक्शन एरिया में मध्याह्न भोज के लिए आमंत्रित हैं। इसी के साथ आपकी गरिमा में उपस्थिति को सादर नमन करते हुए उद्घाटन सत्र यहीं संपन्न होता है। कृपया सहभोज के लिए व्यवस्था अनुसार आप सभी पधारें। कृपया ध्यान दीजिएगा, 2:30 पर प्लेनरी सेशन